हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस प्रेजेंटेड बाय मी भानु शर्मा। आज से हम इस लेक्चर सीरीज़ में बात करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में और क्रैश कोर्स में देखेंगे हम ब्रीफली व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज फार एज योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड एज वेल एज योर स्टेट पीसीएस एग्जाम और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन इन अ ब्रीफ कंसाइज क्रैश कोर्स फॉर्म एंड मैनर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स द राजपूत्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको समझ में आएगा कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री किस तरीके से प्रोग्रेस करी थी, कैसे कैसे फेजेस में हम इसे डिवाइड करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, a small announcement for all of you that Unacademy has come up with UPSC Combat, the most gamified UPSC CSE battle. This मेगा कॉम्बैट टेस्ट ये होगा टोटल 60 मिनट्स का। इसमें आपको सॉल्व करने होंगे 56 क्वेश्चंस एंड 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स विल स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक iPad mini, Apple AirPod, JBL speaker and Amazon vouchers as well. The scholarships are from a pool of rupees 1 crore and this UPSC Combat will held on the 8th of August 2021. केवल और केवल एंड्रॉयड ऐप पर ही होगा, लेकिन जो टेस्ट है वो लाइव होगा। सो रिमेंबर दैट जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक जो है वो आएगी फ्रॉम 1, 2 और 3, यानी कि पहली जो 3 रैंक टॉप रैंकर स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा 1 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 to 10 को मिलेगा 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50 को मिलेगा 50% स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो जिनकी रैंक 51 से लेके 500 तक आती है दे विल ऑल्सो गेट अ चांस टू विन 25% स्कॉलरशिप, यानी कि सभी के लिए अप टू रैंक 500 किसी ना किसी तरीके का इनाम है। सो इनरोल नाउ, यूज द इनवाइट कोड कॉम्बैट नाउ COMBATNOW ऑन योर अनअकैडमी एंड्रॉयड ऐप। आज के सेक्शन में बात करेंगे द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स द राजपूत्स के बारे में। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि राजपूत्स के आने से पहले व्हाट वाज द पावर डायनामिक्स जो कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में थे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स की, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट होता है, द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पीरियड लाइज बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी। अब इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं हिस्टोरियंस। पहला आता है 8 से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक एंड देन फर्दर 12th सेंचुरी एडी से लेके 18th एडी तक। इस तरीके से डिवीजन होता है, इसको फर्स्ट फेज कहते हैं एंड दिस इज नोन एज द सेकंड फेज। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की तब शुरुआत होती है जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है विद द एंड ऑफ द रूल ऑफ द रूलर हर्षा एंड द पुलकेशिन सेकंड। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं दैट द मेडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। पहला जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो आता है 8 से 12th सेंचुरी एडी तक, ये मैंने आपके लिए टाइमलाइन ड्रॉ करी हुई है, एंड उसके बाद 12th to 18th सेंचुरी, इसको कहा जाता है लेटर मेडिवल पीरियड। और 18th सेंचुरी के बाद से ही आप देखेंगे कि मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है फिर आपको वो पढ़नी होगी, और मॉडर्न के बाद आपका आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है। तो ये आपको बात याद रखनी है दैट 8 to 12th और फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 12 to 18th सेंचुरी एडी में। अब देखिए, राजपूत्स के बारे में अगर हम बात करें, राजपूत्स का जो ओरिजिन है उस पर हमेशा काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है, इवन हिस्टोरियंस का भी, कि राजपूत्स की जो ओरिजिन की जो स्टोरी है वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जिसमें कि काफ़ी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि अग्निकुल थ्योरी भी है इसमें, जिसमें कहा जाता है कि जो राजपूत्स थे दे बेसिकली बिलोंग टू दी अग्निकुल। जैसे कि मून डायनेस्टी, जिसको कि लूनर डायनेस्टी भी कहा जाता था, या फिर जो सूर्यवंशी जो होते थे, ऐसे ही जो अग्निकुल है उससे भी डेट किया जाता है, उससे भी ओरिजिन बताया जाता है राजपूत्स का। ऐसे काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल ओरिजिन स्टोरीज भी दिए जाते हैं दैट अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड दैट दीज क्लैंस क्लेम देयर डेसेंट फ्रॉम मिथिकल फिगर, जो कि ऑलमोस्ट माउंट आबू वाला जो एरिया है वहाँ पर एक सेक्रीफिशियल फायर पिट थी, और उस सेक्रीफिशियल फायर पिट से जो कि माउंट आबू में निकली, वहाँ से जन्म हुआ राजपूतों का, ऐसा भी माना जाता है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जो अग्निकुल क्लैन है, स्पेशली द हिस्टोरियंस जो इसके बारे में डिबेट करते हैं कि अग्निकुल क्लैन से भी राजपूत्स का ओरिजिन हुआ है।
सो काफ़ी सारी तरीके की स्टोरीज हैं यहाँ पर. ट्राइबल ओरिजिन स्टोरीज भी हैं, देयर आर मेनी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड the tribal origin stories as well as far as the origin of Rajputs is concerned. काफ़ी लोग ये भी मानते हैं that foreign origin story भी हो सकती है, काफ़ी यानी कि मिक्स ओरिजिन थ्योरी, क्षत्रिय ओरिजिन थ्योरी. लेकिन हम जिसके बारे में बात करेंगे ऐसा माना जाता है दैट दीज आर बेसिकली दी वॉरियर क्लास. जब इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, और जो राजस्थान वाला जो आज आप प्रोमिनेंट तरीके से एरिया देखते हैं, दिस वन वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें आज के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर जो वॉरियर क्लास रहते थे, जो लोग रहते थे, उन्हें काफ़ी बार देखना पड़ता था और इस बात को समझना पड़ता था कि यहाँ से काफ़ी बार टर्किश इन्वेजन या बाहर के इन्वेजन होते थे. तो बार बार इन्वेजन की वजह से यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको वॉरियर क्लैन में वो एक तरीके से बदले. उन्होंने अपना जितना भी लाइफस्टाइल है उसे एक वॉरियर की तरह जीना शुरू करा, और वहाँ से ही हम कहते हैं कि जो पर्टिकुलर उस एरिया में जो लोग थे उनका कल्चर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उस एरिया के पर्टिकुलर लोगों को राजपूतों के नाम से जाना गया. तो ये सबसे ज़्यादा एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसे लोग जो हिस्टोरियंस है मानते हैं. सो द राजपूत्स बिलोंग टू द अर्ली मेडिवल पीरियड, और इनका जो पीरियड डेट बैक करा जाता है पर्टिकुलरली इट इज़ फ्रॉम 647 AD टू 1200 AD. Now from the death of Harsha to the 12th century, the destiny of India was mostly in the hands of various Rajput dynasties. इनमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे, अगर इंडियन मैप आप ड्रॉ करेंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का अगर आप बात को समझेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि जो उसमें चीफ काफ़ी सारे जो राजपूत डायनेस्टीज़ थी वो छोटी छोटी डायनेस्टी बढ़ जाएंगी. लेकिन पहले जो प्रोमिनेंट 5 डायनेस्टीज थी, दे वर बेसिकली दी प्रतिहाराज, देन दी चौहान्स, उसके बाद आते हैं गुजरात वाले जो रीजन जो नीचे की तरफ आता है, राजस्थान से नीचे वाला जो पर्टिकुलर रीजन है गुजरात वाला, वहाँ पर आ जाते हैं चालुक्यास, जिनको सोलंकीज भी आप कह सकते हैं, एंड दी परामर्स, जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी साइड आप देखेंगे. सो दीज वर दी बेसिकली 4 क्लैंस जिन्होंने कि अपना जो कि फायर फैमिली से यानी कि अग्निकुल से अपना ओरिजिन को डेट बैक करते थे. और इसमें जो मेजर 36 राजपूत क्लैंस आते हैं, दीज आर दी पालाज ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, जिनमें से कि अपने पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी है वो काफ़ी बहुत प्रोमिनेंट है. दी राठौर्स ऑफ कन्नौज, दी गुहिलाज, जिनको कि सिसोदिया भी कहा जाता है, ऑफ मेवाड़, जिनकी डायनेस्टीज से ही महाराणा प्रताप जी भी बिलोंग करते थे. एंड ऑल्सो दी चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, परामर्स ऑफ मालवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत क्लैन है. देखिए टोटल 36 राजपूत ऐसे क्लैंस हैं, 36 क्लैंस हैं, बट आपको सारे क्लैंस याद करने की जरूरत नहीं है. यू ओनली नीड टू रिमेंबर द मेजर क्लैंस ऑफ द राजपूत्स. इसमें सेना बंगाल के और सोलंकीज ऑफ द गुजरात, जिन्होंने कि महमूद ऑफ गजनी से भी काफ़ी लोहा लिया और उसको भी उस पर्टिकुलर लोकेशन को बहुत बार बचाया इन्वेडर से, जो कि गुजरात की पर्टिकुलर लोकेशन थी. क्योंकि अगर आप इंडियन मैप ड्रॉ करेंगे नॉर्दर्न इंडिया वाला, तो ये वाला जो रीजन है, ये खाइबर पास वाले रीजन से कई बार इन्वेडर्स आते थे, और गुजरात और राजस्थान जैसी जो एरियाज होते थे, जहाँ पर स्पेशली गुजरात वाला जो रीजन है, जहाँ पर जो पोर्ट्स वाला रीजन है, यहाँ पर ट्रेड मार्केट्स लगती थी, बहुत ज़्यादा पैसा था यहाँ पर. इस कैपिटल को चुराने के लिए, लूट के वो वापस ले जाते थे. तो ये वाले रीजन को बचाने के लिए सोलंकीज का भी काफ़ी, सोलंकी रूलर्स का और सोलंकी की जो द्वारा मिलिट्री जो टैक्टिक्स थी उसका भी काफ़ी योगदान है गुजरात को बचा के रखने के लिए. अब देखिए स्टार्टिंग में हम बात करेंगे वन बाय वन ईच एंड एवरी ऑफ द राजपूत क्लैन. स्टार्टिंग में हम बात करेंगे जो बंगाल के पालास थे. पाला डायनेस्टी को अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द पर्टिकुलर रीजन. ये जो पर्टिकुलर आप रीजन देख सकते हैं, बंगाल से होता हुआ बिहार, यूपी, ये वाला टोटल पाला एम्पायर था. यहाँ पर थे प्रतिहाराज, और नीचे आप देखेंगे राष्ट्रकूटास. त्रिपटाइट स्ट्रगल में भी ये 3 ही पावर थी. त्रिपटाइट का मतलब होता है 3, यानी कि 3 ऐसे राज्य, 3 ऐसे राज्य जो कि आपस में लड़ेंगे फॉर दिस, जो अब आज दिल्ली वाला या नॉर्दर्न प्लेन्स या गैंगेटिक प्लेन्स वाला जो इलाका है, बिकॉज यही एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड है. अब इसके पाला डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है गोपाल. 765 से लेकर 769 AD के बीच में इन्होंने राज किया, और इन्होंने सबसे पहले ऑर्डर को रिस्टोर किया. क्योंकि अगर हम देखें तो जो बंगाल और जो बिहार वाला रीजन है, 765 के AD के टाइम पर ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रॉट्स, स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही थी, फेमाइन वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी. तो
जो ऑर्डर था वो बहुत अनस्टेबल था, उसको वापस से रिस्टोर करने में गोपाल का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है ऑफ द पाला डायनेस्टी। इन्होंने फाउंड करा उसे, और इन्होंने जो पर्टिकुलर बिहार और उड़ीसा वाला जो रीजन था, बिहार बंगाल और उड़ीसा वाला जो छोटा छोटा रीजन था, उसको आगे बढ़ाया और उसको रूल करना शुरू करा ओवर द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न इंडियन पार्ट। He also expanded the Pala dynasty and extended his power over to Magad as well, because मगध भी यहाँ पर एक सेंट्रल पावर हब के रूप में पहले ही एंशियंट इंडिया में भी आप देखेंगे कि तो मगध की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन रही है, उसको भी इन्होंने आगे बढ़ाया। फिर गोपाल के बाद आए धर्मपाल, जिन्होंने कि 769 से लेके 1850 एडी तक राजपाट को संभाला। ही वॉज अ सन ऑफ गोपाल एंड ही सक्सीडेड हिज फादर। और इन्होंने फर्दर बंगाल के काफ़ी पार्ट्स, बिहार के और कन्नौज वाले जो पार्ट्स थे उनको कंट्रोल में लिया, यानी कि जो टेरिटरी थी उसको बंगाल से बढ़ाकर, इफ़ यू सी, अगर ये इंडिया का मैं एक मैप बनाऊं तो यहाँ पर जो बिहार वाला जो रीजन था, कन्नौज वाला रीजन और बंगाल वाला जो रीजन था, इसको और आगे स्ट्रेच करा गोपाल के बाद भी। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड द प्रतिहारास एंड बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। आगे के मैं मैप में आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने प्रतिहारा जो कि वेस्ट में थे, जो कि राजस्थान और हरियाणा वाली साइड थे, उनको भी डिफीट करा, उनको भी नॉर्दर्न इंडिया में पीछे की तरफ वेस्टर्न साइड पर ढकेला, जिससे कि प्रतिहारास को डिफीट मिली और धर्मपाल ने पाला डायनेस्टी को और पावरफुल किया। एंड ही ऑल्सो, आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दैट ही वॉज अ स्टेडफास्ट बुद्धिस्ट एंड फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा पेट्रन्स या ऐसे लोग जिन्होंने पर्टिकुलर, या सपोर्टर्स या फाउंडर्स, और एक जगह पर आपको नाम दे दिए जाएंगे। आपको एक जगह दे दिया जा सकता है विक्रमशिला, एक जगह दे दिया जाएगा धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय द पाला रूलर धर्मपाल। और उन्होंने काफ़ी सारी सेवरल मोनेस्ट्रीज का भी निर्माण किया, फाउंड करा उन्हें भी। एज फार एज दी बुद्धिज्म वॉज कंसर्न, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन इन बुद्धिज्म। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिस्टोर कराया। अब अगर आप इस मैप में देखें तो अब यहाँ पे देखेंगे जो गुर्जर प्रतिहारास थे, गुर्जर प्रतिहारास की पावर इस वाले रीजन में, वेस्टर्न इंडिया में तो थी, लेकिन वो अपनी पावर को इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ नहीं ले जा पा रहे थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर डायनेमिक्स खड़े करे हुए थे ऑफ दी पाला डायनेस्टी, और स्पेशली बाय देवपाल। ही वॉज अ सन ऑफ धर्मपाल, और इन्होंने पाला टेरिटरीज को इंटैक्ट रखा, इतना ज़्यादा इंटैक्ट रखा कि प्रतिहारा गुर्जर प्रतिहारास के लिए बहुत मुश्किल हो गया था ईस्ट में एक्सपैंड करना। एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड सर्टेन पार्ट्स ऑफ असम एंड ओडिशा, यानी कि इन्होंने एक्स्ट्रा जो ईस्टर्न पार्ट था, दिस ब्लॉक, इसको भी कैप्चर करा, और नीचे जो उड़ीसा के जो पोर्ट्स थे इसको भी कैप्चर करा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। देवपाल बेसिकली वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द एक्सपेंशनिस्ट स्टैंड फॉलोड बाय द पाला डायनेस्टी, जिसकी वजह से गुर्जर प्रतिहारास बिल्कुल ऑलमोस्ट देवर limited to the western part of the India। और अगर हम बात करें द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ द पाला डायनेस्टी वाज द महिपाल, जिन्होंने कि 998 से लेकर 1138 एडी तक राज किया, और इनके अंडर ही काफ़ी ज़्यादा जो पालास थे वो और ज़्यादा पावरफुल बने। बट ऐसा माना जाता है कि इनकी डेथ के बाद महिपाल का जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बताया जाता है वो है फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज बिहार वाला जो रीजन था, स्पेशली 200-300 सालों के बीच में, जब से गोपाल ने फाउंड करी थी डायनेस्टी, काफ़ी बार स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, फेमाइंस, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन सर्टेन एरियाज वाज नॉट दैट गुड, दो रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, बट वहाँ पर स्टारवेशन की या फेमाइन जैसी सिचुएशन खड़ी रहती थी। देवर लाइक द ऑब्स्टेकल्स इन दी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब उससे होता यह है कि इकोनॉमी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो इन जो आपका एम्पायर है, जो आपका पूरा एक राजतंत्र है, वो भी वीकन अप हो जाएगा। इसलिए महिपाल ने काफ़ी ज़्यादा पाला डायनेस्टी को अच्छे से करा, पावरफुल बनाया, रेन को अपने को बढ़ाया, एक्सपेंशन स्टैंड को फॉलो किया। बट इनकी डेथ के बाद जो रूलर्स आए, दे वर नॉट दैट ग्रेट से मतलब है कि उन्होंने उनकी लीनियज को वो आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए। हिज लीनियज इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिपाल के बाद मदन पाल आए, बट मदन पाल के बाद जो फाइनल रूलर कहे जाते हैं बाय सर्टेन हिस्टोरियंस, कहा जाता है कि ऐसे जो लास्ट रूलर थे ऑफ द पाला लीनियज वाज द गोविंद पाल। गोविंद पाल वॉज अ वीक रूलर, एंड इन्होंने ज़्यादा इकोनॉमी को अच्छे से सही करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये वीक सक्सेसर के रूप में सामने आए, और पाला डायनेस्टी फर्दर अपने ही फेडिटरीज में टूट गई, बट गई, और इनका जो पावर था वो ख़त्म हो गया ओवर द बिहार, over certain places like बिहार, ओडिशा एंड बंगाल। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रिपाटाइट स्ट्रगल शुरू हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ गोपाल। ऑलमोस्ट इफ यू सी, महिपाल
ने 1038 एडी के बाद आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो पावर स्ट्रगल है वो हल्का पड़ने लगेगा फ्रॉम दी पाला साइड। अब आप अगर इस मैप में देखें तो यहाँ पर तीन आपको शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी। द फर्स्ट वन इज़ दी गुर्जरा प्रतिहारास, जो कि पहले केवल वेस्ट तक ही सीमित थे देवपाल के समय में, बट जैसे जैसे पालास की पावर कम होगी और उनकी पावर सीमित हो जाएगी कुछ पर्टिकुलर रीजन ऑफ बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार ओनली, यहाँ पे आप देखेंगे कि पालास की पावर कम होगी तो ज़्यादातर एक्सपेंड करेंगे गुर्जरा प्रतिहारास इन दी ईस्ट, और गुर्जरा प्रतिहार पूरा नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ी डोमिनेटिंग पावर के रूप में निकलेंगे। नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रकूटास जो हैं ये भी पावर डायनामिक्स को बरकरार रखेंगे। बट द थिंग इज कि कन्नौज वाली जो लोकेशन है या इंद्रप्रस्थ वाली जो गैंगेटिक प्लेन्स वाली जो लोकेशन है, जो कि काफ़ी रिवर्स के बीच में गंगा यमुना के बीच की जो लोकेशन है दोआब वाली, यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी जिसने भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक लोकेशन को संभाला वो डायरेक्टली गुजरात को भी संभालेगा और वो डायरेक्टली जो यहाँ पर बंगाल वाले जो पोर्ट्स हैं इनको भी संभाल पाएंगे। और बंगाल और गुजरात इज इक्वल्स टू इकोनॉमी। जिसके पास इकोनॉमी है, जिसके पास अर्थ है यानी कि अर्थव्यवस्था है, वो जो है उसके पर्टिकुलर रूल में एक अर्थ होगा, एक मीनिंग होगा। ऐसा उस समय की एक बहुत बड़ी सेइंग भी है कि जिसके पास नहीं है अर्थ उसका जो एम्पायर है वो होगा व्यर्थ। यानी कि जिसके पास इकोनॉमी नहीं है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। प्लस ये वाली जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यहाँ पर जो भी पावर डायनेमिक्स को बरकरार रखेगा, ही और शी कोई भी रूलर जो भी हैं वो खैबर पास वाले रास्ते में भी अपने मिलिट्री को यहाँ पर सही से सेटअप कर सकते हैं, जिससे फॉरेन इन्वेजन जो हैं वो नहीं हो पाएंगी। यानी कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी और इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए तीनों महाशक्तियां जो थीं, गुर्जरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास, ये एक स्ट्रगल के रूप में थी। इसको कहते हैं त्रिपाटाइट स्ट्रगल। The tripartite struggle for Kannauj was between the Pratiharas of central India, as I told you, the Palas of Bengal, and the Rashtrakutas of Deccan, as all these three dynasties wanted to establish their supremacy over Kannauj and the fertile Gangetic plains, because अगर आप उस समय की इकोनॉमी की भी बात करें तो इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर कहाँ पर अच्छे से होगा, कहाँ पर अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, जहाँ पर रिवर्स होंगी यानी कि गैंगेटिक प्लेन्स। और ये जो स्ट्रगल है ये ऐसा नहीं था कि केवल 10-15 साल के लिए लास्ट हुआ, इट ऑलमोस्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दैट इट लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जिसकी वजह से होता ये है कि तीनों जो पावर्स हैं ये आपस में इतने ज़्यादा स्ट्रगल में रहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन से कोई बचा नहीं पाता है। स्ट्रगल इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा इंटरनल कंस्पिरेसीज होती हैं कि बाहर के जो टर्क्स हैं वहाँ पे इन्वेजन कर देते हैं खैबर पास के रास्ते से, और जब अंदर फूट होगी यानी कि अंदर अगर डिवीजन है तो बाहर के जो इन्वेडर्स हैं वो आकर इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब हम बात करते हैं तोमर्स की। देखिए जो अगर आप पिछले मैप में देखेंगे, गुर्जरा प्रतिहारास ने जब अपनी पावर को लूज़ करना शुरू कर दिया तो गुर्जरा प्रतिहारास जो थे वो फिडिट्रीज रखते थे, फीडल लॉर्ड्स रखते थे, यानी कि गवर्नर्स आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा एम्पायर है तो उसके अंदर जो भी जागीरदार्स हैं, जो भी फिडिट्रीज हैं, अभी जो फीडल लॉर्ड्स थे या फिडिट्रीज थे, इन्होंने ही अपने इंडिपेंडेंट छोटी छोटी टेरिटरीज को घोषित कर दिया जब गुर्जरा प्रतिहारास के पास पावर नहीं बची और गुर्जरा प्रतिहारास का एम्पायर टूट गया। अब इसी में आपको यहाँ पर कन्नौज के रीजन में देखने को मिलेंगे तोमर्स। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे कन्नौज से पास में अजमेर वाला जो रीजन है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा एज ये वाला दिस रीजन। यहाँ पर आपको चौहान्स या चहामन जिनको कहते हैं, और जो दिल्ली वाला रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तोमर्स, और कन्नौज वाला पर्टिकुलर रीजन यहीं पे आएंगे आपके राठौर्स। अब तोमरों की अगर हम बात करते हैं, दी तोमर्स ऑफ दिल्ली दे वर बेसिकली दी फेडिट्रीज ऑफ द प्रतिहारास, यानी कि जो प्रतिहारास के अंडर एज गवर्नर्स एज हाई नोबल पोस्ट पर ये काम करते थे। और तोमर डायनेस्टी इट बेसिकली रूल्ड बिटवीन द 8th एंड द 12th सेंचुरी एडी इन प्रेजेंट डे ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। और इन्हीं को बोला जाता है कि जो दिल्ली की जो स्थापना है, दिल्ली जो है जिसको हम आज कहते हैं दिल्ली या दिल्ली, इसको पहले बोला जाता था दिल्लिका या दिल्लिकापुर, और इसी की स्थापना जो है इट वाज डन बाय आनंगपाल, जिन्होंने कि तोमर डायनेस्टी को भी फाउंड किया इन द 8th सेंचुरी एडी। आनंगपाल II ने उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने फाउंड किया दिल्लिकापुरी, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। और दिल्ली का जो नाम है दिल्लिकापुरी, आप देखेंगे कि इंडिया में भी जो इंडिया का जो दिल है, जो हार्ट है, वो वही है दिल्ली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, आज भी है, पहले भी थी। एंड आनंगपाल II इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू एस्टैब्लिश द मोस्ट पॉपुलेटेड दिल्ली एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और आनंगपाल तोमर II के जो ग्रैंडसन थे, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान। ऐसा माना जाता है कि जब पावर स्ट्रगल हो रहा था बिटवीन दी तोमर्स, चौहान्स
और राठौर जब प्रतिहारास का जो एम्पायर था वो वीकन अप हो गया, तो तोमर्स और चौहान्स के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे और वहाँ पर मैरिज वगैरह के अलायंसेस भी काफ़ी देखने को मिलते थे। बट तोमर्स का जो रिलेशनशिप था विद दी राठौर्स वाज नॉट दैट प्लीजिंग, जिसकी वजह से आगे जाकर पृथ्वीराज चौहान की जयचंद के साथ, जो कि राठौर रूलर थे, उनके साथ कंस्पिरेसी भी आगे होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। सो द तोमर्स ऑफ दिल्ली एंड द चौहान्स कैप्चर दिल्ली। तोमर्स के बाद चौहान्स आते हैं इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी एंड द तोमर्स बिकेम देयर फीडिटरीज। अब अगर हम आगे देखें द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट नाम आता है वो आता है पृथ्वीराज चौहान का, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको अजमेर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दे ऑल्सो कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम द परामर्स, जो कि मालवा के रूलर थे, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी। दिस यू हैव टू रिमेंबर। They also declared their independence in the year 1101 at Ajmer and they were the feudatories of the Pratiharas. Pratiharas के रीजन के टूटने के बाद चौहान्स और चाहमान्स पावर में आए। Now the most important event is the राठौर ऑफ कन्नौज, जो कि उन्होंने आप देखेंगे इसमें दो इवेंट आती हैं। पहला आता है बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 में हुआ, और उसके बाद आता है बैटल ऑफ चंदावर। देखिए, जब डिवीजन काफ़ी होने लगा नॉर्दर्न इंडियन रीजन में, तो टर्किश जो इन्वेडर्स थे लाइक मोहम्मद गौरी, आप देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है खैबर पास से, जो यहाँ इधर की तरफ आने वाला रीजन है ईस्ट की तरफ, खैबर पास से टर्किश इन्वेडर्स आने लगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थी बिटवीन दी राठौर्स एंड दी चाहमन्स, यानी कि चौहान्स। चौहान्स को प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने की वजह से राठौर के द्वारा बैटल ऑफ तराइन में इवन कंस्पिरेसीज भी काफ़ी रूल आउट की जाती हैं कि कंस्पिरेसीज हुई थी, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को एग्जीक्यूट कर दिया गया बाय मोहम्मद गौरी और वो बैटल हार के 1192 में बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद को भी हरा दिया, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर थे ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द राठौर्स। राठौर्स ने खुद को इस्टेब्लिश करा था इन कन्नौज अराउंड 1190 टू 1194 एज पर सम वेरियस रिसोर्सेज। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ जयचंद, द राठौर रूलर ऑफ कन्नौज, एंड दिस वन इज द फोटोग्राफ ऑफ मोहम्मद गौरी। इसलिए आप देखेंगे कि जब घुरिद डायनेस्टी, जब घुरिद सल्तनत आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर तोमर्स और चौहान्स 1192 में हट जाते हैं, प्लस 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में 2 साल बाद ही यहाँ का जो पार्ट है ये भी क्लियर ऑफ हो जाता है। पालास के बाद सेनाज, जो उनकी फिड्यूटरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटा सा राज्य नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि इवन बंगाल में भी प्रॉपर नहीं था। ये पूरा आप जो देख रहे हैं टेरिटरी, दिस होल टेरिटरी बिलोंग टू द घुरिद सल्तनत। इसमें फिर हम बात करेंगे चंडेलाओं की, जो कि है चंडेलाज ऑफ द बुंदेलखंड। दे एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी इन 9th सेंचुरी, और इनमें जो प्रोमिनेंट रूलर हैं इनका नाम है ननुक। ही वॉज अ रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम, जिन्होंने चंडेला डायनेस्टी को फॉर्म किया। एंड चंडेलाज रूल्ड मच ऑफ द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 500 years। दिस रीजन बिटवीन द 9th एंड द 13th सेंचुरी AD। और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इन दोज डेज दैट द बुंदेलखंड रीजन वाज पॉपुलरली नोन बाय द नेम जेजा कबूती। आपको सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज, या ये पुराना किसका नाम है, आपको वहाँ पर जेजा कबूती नाम दे दिया जाएगा एंड आपके सामने 4-5 ऑप्शन रख दिए जाएंगे विच यू हैव टू एलिमिनेट। इसमें सबसे ईजी एलिमिनेशन टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं, बट यू शुड रिमेंबर कि बुंदेलखंड का नाम जो है पहले इट वॉज प्रीवियसली एंड पॉपुलरली नोन एज द जेजा कबूती। ना चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, दे आर बेसिकली दी आर्ट एंड कल्चर या आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि जो चंडेलाज की जो कैपिटल सिटी थी इट वाज खुजराहो, जिसको कि बाद में इसका नाम बदलकर महोबा कर दिया गया। एंड कलिंजर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है। इसके अंदर जो फोर्टिफिकेशन है वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बड़े बड़े तोप भी जो हैं वो भी इस बड़े फोर्ट को नहीं तोड़ पाते थे, डिस्ट्रॉय कर पाते थे। इनका जो मेजर आपको फेमस टेम्पल याद रखना है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम्स में, दैट इज द कंडारिया महादेव टेम्पल इन 1150 AD एंड अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट खुजराहो। अब अगर चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड की बात करें तो इसमें फर्दर अगर हम इफ़ वी मूव अहेड, इसमें जो फेमस नाम है वो आता है महाराजा राव विधायर का, जिन्होंने कि जो अटैक्स हो रहे थे महमूद ऑफ गजनी से, जो कि गौरी से भी पहले एक आए थे इन्वेडर, उन्होंने इसके अटैक को भी रिपल्स किया। परामर्दी वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द चंडेला रूलर हु वॉज डिफीटेड बाय द
कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फर्दर एक जनरल थे मोहम्मद गौरी की आर्मी में, जिनको कि बाद में दिल्ली सल्तनत सौंप दी गई थी, बिकॉज मोहम्मद गौरी को ऐसा माना जाता है कि जो हरियाणा में जो वॉरियर क्लास है उन्होंने ख़त्म कर दिया था अराउंड आफ्टर 1194, जब बैटल ऑफ चंदावर हो गई थी ख़त्म। आफ्टर हिम जो चंडेला थे, परामर्दी के बाद चंडेलास का जो रूल था वो काफ़ी वीक होने लगा और काफ़ी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ उभरने लग गई लाइक योर बुंदेलाइन, ओरछा और बांधवगढ़ के जो बघेल थे, और इससे से चंडेला जो थे उनका रीजन जो है वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, वो काफ़ी वीक हो गए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजपूत के लिए आपको जो याद रखना है, दीज आर दी गुहिलाज, जिनको सिसोदिया भी कहा जाता है मेवाड़ के। गुहिल वॉज द फाउंडर ऑफ द गुहिला डायनेस्टी, आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं। एंड दिस क्लैन ओरिजिनेटेड इन कश्मीरी क्लैन जो है पहले कश्मीर में ओरिजिनेट होता है, उसके बाद गुजरात में अराउंड 6th सेंचुरी में माइग्रेट होता है, प्लस फिर से बिकॉज ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक इशूज़ ये जो माइग्रेशन इनका मेवाड़ की तरफ होता है। कुछ पर्टिकुलर जो इनके जनरल्स थे वो मगध की तरफ चले जाते हैं 7th सेंचुरी में, बट इनका जो मेजर एरिया देखने को मिलेगा इट वॉज मेवाड़ ओनली। एंड द राजपूत रूलर बप्पा रावल लेड द फाउंडेशन ऑफ द गुहिला डायनेस्टी, जिसको कि सिसोदिया डायनेस्टी भी कहा जाता है मेवाड़ की। इसका आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये आपको काफ़ी बार नाम देखने को मिलेगा न्यूज़ में भी। सो चित्तौड़ वाज इट्स कैपिटल। एंड राजा रवल रतन सिंह की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1303, जिसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी ज़रूर, अलाउद्दीन खिलजी का डिस्प्यूट होता है एंड ही इन्वेडेड हिज टेरिटरी, और राजा रवल रतन सिंह जो थे उनको डिफीट कर दिया जाता है 1303 AD में। और जो सिसोदिया हैं मेवाड़ के, उन्हीं के आप देखेंगे कि उन्हीं की जो डायनेस्टी है, उन्हीं के 54th रूलर जो है मेवाड़ के, वही आएंगे महाराणा प्रताप, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टफ फाइट दी टू द मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया। नॉट जस्ट महाराणा प्रताप बट ऑल्सो राणा सांगा, जिन्होंने मुगलों को बहुत ज़्यादा एक टफ फाइट दी, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पार्ट में। महाराणा प्रताप वॉज द 54th रूलर ऑफ मेवाड़ इन द लाइन ऑफ सिसोदिया राजपूत्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे मालवा रीजन में, इंडिया में अगर मैं मैप ड्रॉ करता हूँ, दिस वन रीजन, मालवा के रीजन में परामर्श की काफ़ी ज़्यादा पावर थी। ये भी प्रतिहारा गुर्जर प्रतिहारास थे, उन्हीं के फेडिटरीज थे, उन्हीं के गवर्नर्स के रूप में काम करते थे, जागीरदार्स के रूप में काम करते थे। एंड दे डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन 10th सेंचुरी। एंड इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको बनाया धरा को अपनी कैपिटल बनाया, ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड परामर्श रूल्ड अंटिल 1305। 1305 में हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में राजा रवल रतन सिंह को डिफीट करा, और उसके बाद वो अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए, ये आप फोटो भी देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने नीचे पावर को एक्सपेंड करना शुरू करा, जिससे कि जो परामर्श थे मालवा के, उन्हें भी डिफीट करा, उन्हें भी कॉन्कर करा। और परामर्श की क्योंकि पावर काफ़ी वीक हो गई थी इस समय, तो उन्होंने अपनी कैपिटल को धरा से चेंज कर मांडव दुर्ग कर लिया, जिसका आज नाम मांडू के नाम से जाना जाता है। ये और नीचे की तरफ पहुंच गए, ऑलमोस्ट अराउंड सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के जो बॉर्डर लाइन जो पार्ट है नीचे की तरफ आप देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। इनका जो पावर थी वो काफ़ी कम हो गई है, वीक हो गए थे। इसी में भोपाल तल के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल लेक है, जिससे कई बार क्वेश्चन आता है। राजा भोज का नाम 1010 टू 1010 AD से लेके 1055 AD तक राजा भोज का काफ़ी नाम आता है। ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने एक भोपाल तल के नाम से, आप देखेंगे भोपाल तल के नाम से एक ब्यूटीफुल लेक भी कंस्ट्रक्ट की, जिसको ऑलमोस्ट अराउंड इट इज़ मोर देन 250 स्क्वायर माइल्स, भोपाल के पास ही, इसलिए भोपाल तल भी कहा जाता है। ही ऑल्सो सेट अप अ कॉलेज एट धरा फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द रेन ऑफ परामर्श केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अराउंड 1305 AD। अब देखिए, अगर हम बात करें राजपूत के बारे में फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव, या उनका नेचर किस तरीके से था। देखिए, नेचर ऑफ द राजपूत असल में वॉरियर क्लैन थे। मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, जो खाइबर पास से जुड़ा हुआ है, और ये राजस्थान और गुजरात वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल पार्ट रहा है, बिकॉज यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन कई बार होते थे।
ऐसे समय में जहाँ पर फॉरेन इन्वेजन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जो वहाँ की सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो उनका कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा वॉरियर क्लास की तरीके से होना चाहिए, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो यहाँ पर जो ओरिजिन स्टोरी है वो तो काफ़ी तरीके की ओरिजिन स्टोरी हो सकती है, बट दी राजपूत्स दे वर बेसिकली ग्रेट वॉरियर्स। ऐसे वॉरियर्स जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट थे, जिनकी वॉरियर टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी, बट ये बहुत ज़्यादा शिवलरस भी थे और ये बहुत आइडियलिस्टिक भी थे। ये भी आपको बात याद रखनी है। ऐसा माना जाता है भाई मैनी हिस्टोरियंस कि अगर आइडियलिज्म जो था वो अगर राजपूत्स के अंदर आइडियलिज्म के साथ अगर रियलिज्म भी और होता, तो बाहर की किसी भी टर्किश इन्वेजन का या किसी भी और फॉरेन इन्वेजन का होना इंडिया में, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द शिवलरी एंड द पावर दैट दीज वॉरियर्स हैड। प्लस इनका एक बिलीफ सिस्टम भी है दैट दे यूज टू बिलीव इन प्रोटेक्टिंग द विमेन एंड द वीक। आज भी अगर आप बात करेंगे राजपूत कम्युनिटी में, तो ये सारी वैल्यूज़ आज भी काफ़ी इंटैक्ट हैं। अगर हम बात करें रिलीजन की, तो राजपूत वर बेसिकली स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म। ये पॉलिथिज्म में मानते थे, यानी कि काफ़ी सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस में मानते थे। और पॉलिथिज्म में भी जो नेचर की वर्शिपिंग जो आइडियाज़ हैं, जैसे फायर, पावर, जस्टिस, इस तरीके के जो नेचर के एलिमेंट्स हैं या फिर जो आइडल्स हैं, इनको ही बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इवन टिल नाउ दे ऑल्सो पेटरनाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ऐसा नहीं हुआ कि अगर ये हिंदुज्म के स्टॉन्च फॉलोअर थे तो इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को पेटरनाइज नहीं किया। दे ऑल्सो पेटरनाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। प्लस इन्हीं के पीरियड में आप देखेंगे कि जो भक्ति कल्ट है वो भी स्टार्ट हुआ। एंड इनका जो रिलीजन है इट इज़ बेसिकली हिंदुज्म में भी पॉलिथिज्म, नॉट द मोनोथिस्टिक हिंदू रिलीजन। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, व्हाट वाज द गवर्नमेंट सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किस तरीके से था। देखिए, अगर एक ये ट्राइंगल है, ये पिरामिडल पावर स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी टॉप पर रहते थे, जैसे अगर गुजारा प्रतिहाराज हैं टॉप पर, तो ये काफ़ी जो नीचे की तरफ जो नोबल्स थे या जो इसको मेन पूरे एम्पायर को, पूरे राजतंत्र को चलाते थे, वो बेसिकली फिडिटरीज के फॉर्म में डिवाइडेड थे, जिनको कि जागीरदार्स के नाम से भी देख सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं दैट दीज वर दी बेसिकली गवर्नर्स ऑफ गुजारा प्रतिहाराज और दी बड़े वाले किंगडम्स। जब बड़ा वाला किंगडम वीक हो जाता था तो उसको वो आगे हट जाता था, वीक हो जाता था, और उसकी जो जगह है उसे एक्सचेंज के लिए जो उनके नीचे फेडिटरीज होते थे वो उसको चेंज कर देते थे। इसलिए आप देखेंगे गुजारा प्रतिहारास के बाद चौहान्स, तोमर्स और चंडेलाज, इस तरीके से राजपूत जो हैं अदर रूलर्स आएंगे। सो द राजपूत सोसाइटी वाज फीडल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। प्लस हर एक किंगडम छोटे छोटे डिवाइडेड था, काफ़ी छोटे छोटे जागीर्स में, जो कि जागीरदार्स के द्वारा हेल्ड करी जाती थी। ना फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव आपको इनके मेजर लिटरेरी वर्क्स याद रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्र बरदाई का, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए उन्होंने लिखा था, पृथ्वीराज रासो, जिसकी आप ये फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था इन विच ही रेफर्स कि मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स क्या क्या हुए और बैटल ऑफ तराइन जब हुई और किस तरीके से इंटरनल कंस्पिरेसीज का पार्ट बने पृथ्वीराज चौहान। वरना ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास जितनी सेना थी और मिलिट्री टैक्टिक्स थे, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि somebody a ruler like मोहम्मद गौरी could ever defeat some great valiant warrior like पृथ्वीराज चौहान। बट ड्यू टू सर्टेन कंस्पिरेसीज और पावर डायनेमिक्स जिस तरीके से होता है और आइडलिज्म का ज़्यादा रुझान होना चाहमंस के मिलिट्री टैक्टिक्स में, ये एक रीज़न बना कि पृथ्वीराज चौहान को डिफीट का सामना करना पड़ा 1192 में। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर एक पोएम है, एक तरीके से पोएम की एक लिटरली वर्क है, जो कि चंद्र बरदाई ने लिखी थी, जो कि कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लस आपको इसमें याद रखना है दैट कहलनास राजा तरंगिन, जिसका मतलब है रिवर्स ऑफ किंग, भी लिखी गई थी इसी समय जयदेव का गीत गोविंदम, जिसको कि सॉन्ग ऑफ द कॉहर्ड भी बोला जाता है। भास्कराचार्य ने भी सिद्धांत शिरोमणि अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी भी इसी समय लिखी। प्लस राजशेखर, जो कि महेंद्रपाल के कोर्ट पोएट थे और महिपाल के भी जो पाला डायनेस्टी के थे उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपने काफ़ी सारे इस समय लिटरेरी वर्क्स दिए, जैसे कर्पूरा मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा। इसमें आपको सिंपल जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको एक जगह पर जो भी मेजर लिटरेरी वर्क है वो दी जाएगा कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उसको किसने लिखा है ये दिया जाएगा। यू जस्ट नीड टू मैच द फॉलोइंग, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात करें फर्दर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि राजपूत के टाइम पर म्यूरल पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बननी शुरू हुई। इसका आप इस तरीके से इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, दीज आर बेसिकली द म्यूरल पेंटिंग्स। ये ऑयल पेंटिंग्स नहीं है, म्यूरल पेंटिंग्स है, मुराल पेंटिंग्स भी कहते हैं इनको। और मिनिएचर पेंटिंग्स यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आर द टेम्पल्स एट खुजराहो, द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर
एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू. सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स. ये टेम्पल्स के नाम प्लस किस तरीके की जो आर्ट थी उसको बनाया जाता था, किस तरीके की पेंटिंग्स को बनाया जाता था, वो आपको पता होना चाहिए. म्यूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स प्रीलिम्स में स्पेशली इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया जा सकता है, जहाँ पर मिनिएचर या म्यूरल की जगह आपको ऑयल पेंटिंग दे दिया जाए या किसी और तरीके का नाम दे दिया जाए, वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दीज वर दी बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट पेंटिंग्स एंड द स्टाइल्स दैट वर अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ द राजपूत किंगडम्स. So this was all for today. Unacademy, let's crack it.